इस वीडियो में मैं आपके बीच पुनः बोर्ड परीक्षा के लिए निर्धारित अव्यय को लेकर आया हूँ। बोर्ड पर कुछ अव्यय चुनकर रखे हुए हैं। ये सभी अव्यय 10वीं वर्ग के लिए चुने गए हैं, पाठ्यक्रम में है। ये सभी अव्यय पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। हमें इन अव्ययों को समझना चाहिए, इन अव्ययों के अर्थ को समझना चाहिए। यदि हम इसके अर्थ को समझेंगे तो हम सही जगह पर सही अव्यय लगा सकेंगे। प्रश्न वाक्य आता है और वाक्य में खाली स्थान होते हैं और खाली स्थानों में आपको उचित अव्यय भरना होता है। अव्यय दिए रहते हैं ब्रैकेट में। जो प्रश्न का खंड होगा उस प्रश्न खंड के ऊपर कोष्ठ में अव्यय दिए रहते हैं। 5 वाक्य दिए रहते हैं या 4 वाक्य दिए रहते हैं। उन 4 वाक्यों में आपको उसमें से एक एक अव्यय लेकर के उसको उचित स्थान पर भर देना है। यह भी कर सकते हैं। दूसरा है कि प्रश्न क्रमांक लिख करके भी आप अव्यय लिख देंगे तो आपका उत्तर सही माना जाएगा। कौन सा उत्तर लिखेंगे, कौन सा अव्यय लिखेंगे, तो इसको समझना बहुत आवश्यक है। सबका अर्थ समझना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सबका अर्थ बताने का। तो अव्यय को हमने भी, अव्यय का मतलब है न व्यय, जिसका व्यय नहीं होता है, जिसका रूप नहीं परिवर्तन होता है, जो हर एक विभक्ति में, हर एक वचन में, हर एक कारकों में अपने समान ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। बहुत है, हजारों हैं। उसमें से कुछ चुन करके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं वर्ग के लिए रखा है यहाँ पाठ्यक्रम में, ताकि आप उनके उपयोग को समझें और उसके भंडार को बढ़ा सकें। यहाँ सिर्फ आपके अंकों की परीक्षा है, इसलिए 4 अंक या 5 अंक के प्रश्न आएंगे और उनको इन्हीं अव्ययों में से पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ स्थान बोधक अव्यय है कुछ, जो स्थान का बोध कराते हैं। जैसे हम अर्थ बता देते हैं, इसको आप अपने नोटबुक में लिख के रखिएगा। अत्र, अत्र मतलब यहाँ। तत्र, तत्र मतलब वहाँ। अन्यत्र, दूसरी जगह कहीं पर जिसका स्थान निश्चित नहीं है। यत्र, यहाँ। और उभयत्र मतलब दोनों जगह। अब इसका प्रश्न कैसे बनेगा? तो प्रश्न अब देखिए कैसे बनता है। कहता है इसमें वाक्य दिया रहेगा। बालकाः सन्ति, और यहां पर खाली स्थान है, आपको यहां पर भरना है। बालकाः सन्ति, और ब्रैकेट में यत्र तत्र नहीं है, उभयत्र दिया हुआ है। तो इसका मतलब है यहां उभयत्र होगा। उभयत्र का अर्थ होता है दोनों ओर, इधर भी और उधर भी बालक है। ऐसे प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है। सिर्फ आप यदि अव्यय का अर्थ ध्यान में आपको रहेगा तो आप आसानी से इस नंबर को ले जा सकते हैं। सब लोग ले जाते हैं। पाठ्यक्रम है इसलिए मैं एक छोटा सा वीडियो आपके बीच लाया हूं। यत्र, अत्र मतलब यहां, ध्यान रखिएगा। तत्र मतलब वहां। अन्यत्र मतलब दूसरी जगह जिसका स्थान निश्चित नहीं है। यत्र, यत्र का अर्थ भी अत्र की तरह होता है। यत्र और तत्र आता है, ज्वाइंट में आता है। उभयत्र मतलब दोनों तरफ। अब यहाँ काल बोधक है। अब यहाँ देखिए ये यदा और तदा है, ये जब आएगा तो ज्वाइंट में आता है, दोनों एक साथ आएगा। और ध्यान में रखना है कि यदा को पहले डालना है, तदा को बाद में डालना है। यदा के बाद तदा आता है। बहुत सारे लोग तदा को पहले कर देते हैं, यदा को बाद में कर देते हैं, तो वाक्य गड़बड़ हो जाता है। यदा मतलब जब और तदा मतलब तब। जब बारिश होगी तब हम नहीं जाएंगे। यदा वर्षा भविष्यति तदा हम न गमिष्यामि, ऐसा वाक्य रहेगा।
यदा भी खाली रहेगा और तदा भी खाली रहेगा, बीच में लिखा रहेगा वर्षा भविष्यति, खाली स्थान, वर्षा भविष्यति से पहले भी खाली स्थान और वर्षा भविष्यति के बाद भी खाली स्थान, और वह है अहम न गमिष्यामि। तो इसमें यदा और तदा दोनों जुड़ेंगे। यदा वर्षा भविष्यति तदा अहम न गमिष्यामि, या तदा गमिष्यामि, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो यदा तदा सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा, सर्वदा जब कोई काम हमेशा होता रहता है तब उसको हम सर्वदा का, सर्वदा सत्यम वदतु, ऐसा वाक्य आएगा, सर्वदा रहेगा। एकदा, एकदा मतलब एक दिन, एकदा एक अतिथि आगच्छत, ऐसा भी कोई वाक्य हो सकता है। माने एकदा मतलब एक दिन, ऐसे वाक्य से मिलने वाला यदि कोई अव्यय खाली स्थान है जहाँ पर एकदा देने से वाक्य बन जाता है तो एकदा को वहाँ पर लगा देना है। एकदा का अर्थ होता है एक दिन, ध्यान रखना है इसको, सबका अर्थ ध्यान में रखना चाहिए। पूरा, पूरा मतलब पहले, पूरा समागम देशों पर किया शासन आसीत, पहले हमारे देश पर विदेशियों का शासन था। ऐसे भी कुछ कोई भी वाक्य हो सकता है। पूरा जब भी आएगा तो देखिएगा क्रिया में भूतकाल का क्रिया रहेगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद है अधुना, इस समय, अभी, अद्य आज, स्व कल, आने वाला कल, स्व मतलब आने वाला कल, या बीता हुआ कल। तो जब भी ही आएगा ध्यान में रखना है, क्रिया में भूतकालिक क्रिया होगी। जब भी स्व आएगा तो ध्यान रखिएगा क्रिया में भविष्यकालिक क्रिया होगी। आद्य होगा तो वर्तमान क्रिया होगी, हमेशा ध्यान में रखना है। अगर इन चीजों को ध्यान में नहीं रखेंगे और अति उत्साह में यदि काम करेंगे तो काम गड़बड़ हो सकता है। आद्य होगा, आद्य अगर लगाना होगा तो क्रिया में वर्तमान काल की क्रिया आएगी आद्य। स्व होगा तो स्व में क्रिया भविष्यत काल की होगी, स्व चूंकि आने वाला कल है। स्व रविवासर भविष्यति, ह्यः रविवासर आसीत, अद्य सोमवासर अस्ति। ऐसा सेंटेंस होगा। भूतकाल की क्रिया, भविष्यत काल की क्रिया और वर्तमान काल की क्रिया को समझ के हम आज और ये दोनों कल, स्व मतलब आने वाला काल, यह मतलब बीता हुआ काल, ध्यान में रखेंगे। यह प्रश्नबोधक अव्यय, किम, कुत्र, कति, कियत और कदा। जहां भी ऐसे अव्ययों का प्रयोग हम करेंगे तो आप देखिएगा क्रिया के अंत में प्रश्नवाचक सर्वनाम होने चाहिए। क्रिया के अंत में अगर प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक अव्यय लगेंगे, ये ध्यान में रखना है। अब कहाँ लगेंगे? किम मतलब क्या, कुत्र मतलब कहाँ, कति, कति यह जब हम किसी ऐसे पदार्थ की जिसकी गणना कर सकते हैं, ऐसे शब्द होंगे तो हम कति शब्द का प्रयोग करेंगे। वृक्षात आम्राणि पतंती, प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो लिखेंगे कति आम्राणि पतंती, आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि आम को हम गिन सकते हैं। और प्रश्न रहेगा चस्कात जलम पतति, यहां तो पानी हम गिन नहीं सकते हैं, खाली स्थान है, तो वहां पर लिखेंगे कियत, कितना पानी गिरता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कियत मतलब थोड़ा, कितना। तो ये परिमाणवाचक जब बात आती है तब हम कियत शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं अगणनीय। यदि कोई संज्ञा सर्वनाम है तो उसमें हम कियत शब्द का प्रयोग करेंगे। जिसको हम गिन सकते हैं उसमें कति, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं वो कियत। कदा, स कदा आगमिष्यति, इसमें से कदा हटा रहेगा, स खाली स्थान, आगमिष्यति प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इन चीजों का मीनिंग, अर्थ जो है, यह अर्थ हमारे समझ में आना चाहिए। आपको अगर ये वीडियो से अर्थ मिल जाता है तो वीडियो से उतार लीजिए, नहीं तो आपके पास व्याकरण की निर्धारित पुस्तक होगी, उस पुस्तक से इन शब्दों का अर्थ उतार के अपने फेयर में रखिए, और जो आपकी अभ्यास पुस्तिका है उसको देख के इस का उपयोग करिए। करेंगे तो बहुत अच्छा अंक आ सकता है। यहाँ पर है अन्य कोई, बहुत सारे हैं जो प्रश्नबोधक नहीं है, कालबोधक नहीं है, स्थानबोधक नहीं है। यहाँ पर है चौ, चौ को हम योजक कहते हैं। जब दो शब्दों का जोड़ना होता है तब हम
च का प्रयोग करते हैं। च में ध्यान रखना है कि संस्कृत में योजक शब्द के बाद में आता है। राम श्याम च। अंग्रेजी में आता है राम श्याम और कोई। अंग्रेजी में एंड आता है तो बीच में आता है। यहाँ पर च हमारे यहाँ संस्कृत में बाद में आता है। राम श्याम च। अपि, अपि मतलब भी। किसी वाक्य किसी शब्द पर जोर देना है तो वहां पर अपि शब्द का प्रयोग, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम बना देता है। अपि कभी कभी प्रश्नवाचक सर्वनाम भी बना देता है। यदि तभी, ये दोनों भी ज्वाइंट है, ये दोनों भी जब आएंगे तो साथ साथ आते हैं। तो पहले देखना है यदि तो, यदि मैं राजा होता, ऐसा वाक्य आएगा। तो ऐसे शब्द आएंगे, ऐसे वाक्य आएंगे तो यदि तभी एक साथ आते हैं। उसी तरह यथा तथा, जैसा वैसा, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी हमेशा ज्वाइंट में होता है। जब भी आएंगे तभी जोड़े में आएंगे। और जोड़े में ध्यान रखना है, पहले यथा होगा, इसके बाद तथा होगा, पहले यदि होगा तब तभी होगा। ऐसे कुछ अव्यय हैं जो आपके पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन निर्धारित किए गए अव्ययों को आप अपनी पुस्तिका में लिखिए, उसका अर्थ समझिए, क्योंकि अंक देता है यह। जैसा प्रश्न उत्तर का अंक, जैसा श्लोक का अन्वय का अंक, वैसा ही यह भी अंक देता है। तो अंक कहीं से भी आता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए किसी भी स्थान से अंक अगर आ रहा है तो उस अंक को आप लापरवाही में नहीं लीजिए। हर एक स्थान को सुरक्षित करिए ताकि आपका 80 में 80 मार्क्स आए। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने वैसे मित्रों को, जिन मित्रों के पास यह जाना चाहिए, जिनका भला चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।